दोस्तों नमस्कार। क्या आपने जो कल ब्राजील में ब्रिक्स डिक्लेरेशन साइन हुआ है, क्या आपको टाइम मिला उसको पढ़ने का? अगर नहीं आप पढ़ पाए हैं तो मेरा निवेदन है कि आप उस डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ें। 31 पेज का डॉक्यूमेंट है। आपको काफी टेक्निकल लगेगा पढ़ने में, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें जितने डायमेंशंस कवर किए गए हैं इस डिक्लेरेशन में, एक ही डॉक्यूमेंट में इतने सारे डायमेंशन तो G20 के डिक्लेरेशन में भी नहीं थे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि अगर आपको मौका लगे, आप इंटरनेशनल डायनामिक्स को समझना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना चाहते हैं, तो इस 31 पेज के डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़िए। मैंने डिटेल में पढ़ा है और इसीलिए आज मैं आपसे चर्चा ये करने वाला हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। और दूसरा, जैसे ही ब्रिक्स डिक्लेरेशन साइन हुआ, वाजिब था जैसे ही आप लैंग्वेज उसकी देखेंगे कि ट्रंप साहब का रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन ही नहीं, ट्रंप साहब तिलमिला गए हैं और इस हालात पे आ गए हैं कि उन्होंने धमकी दी है कि जो भी दुनिया के देश ब्रिक्स ग्रुप के साथ एफिलिएट होंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ब्रिक्स नेशन आपस में एकजुट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वेस्टर्न पावर्स को लग रहा है कि वो आइसोलेट होते जा रहे हैं। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। कारण ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो दुनिया की है ना, वो अब एशिया में है। यूरोप सैचुरेटेड है। अमेरिका में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, इसलिए उनको भारत का बाजार खोलना है, चीन का बाजार खोलना है। ट्रेड डेफिसिट के लिए वो वैसे ही परेशान है। और उसके बाद बचता है अफ्रीका। अफ्रीका में उतना बड़ा बाजार नहीं है जितना एशिया दे सकता है। और अगर बाजार अफ्रीका का मिल भी जाएगा तो वहां पे अभी परचेसिंग पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जिसमें अमेरिकन कंपनीज ऑपरेट कर सके। इसीलिए कुल मिला के जो मुद्दा है वो घूम फिर के बात आ जाती है एशिया को लेकर। और ब्रिक्स नेशन जिस तरह से एशिया के राष्ट्र इकट्ठे हो रहे हैं ब्रिक्स के छत्र छाया में, ये ट्रंप साहब के लिए और वेस्टर्न पावर्स के लिए बहुत ही, अगर मैं ये कहूं कि घातक है, या उनका जो गेम प्लान है, जो उनका एजेंडा है, वो उसको सूट नहीं करता है। अब 7-8 बातें ऐसी क्या है इस डिक्लेरेशन में जिसको देखकर ट्रंप साहब तिलमिला गए होंगे, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये मेरा एक असेसमेंट है और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी उसको रिफ्लेक्ट करिए, क्योंकि ये आपके व्यापार, आपके रोजगार से भी संबंधित हो सकता है। सबसे पहली बात तो जो ब्रिक्स में कही गई कि जिस तरह से ट्रंप सरकार ने टैरिफ लगाए यूनिलैटरली डब्ल्यूटीओ को दरकिनार करके, क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को या क्लीन एनर्जी को लेकर जिस तरह से ट्रंप के बयान आए और जो उन्होंने उसमें से अपना कंट्रीब्यूशन घटाया, इसको लेके क्रिटिसिज्म है कि जो यूनिलैटरल टैरिफ है ये ठीक नहीं है। और साथ ही साथ जिस तरह से आप नॉन टैरिफ मेजर्स लगा रहे हो, ये डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अगेंस्ट है और डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ है। अब ट्रंप साहब तो कहते हैं हमें डब्ल्यूटीओ चाहिए नहीं, मैं मल्टीलैटरल में भरोसा नहीं करता, मैं बाइलैटरल अरेंजमेंट करूंगा। इसलिए हर देश को कह रहे हैं आप आइए और मेरे साथ टैरिफ नेगोशिएट करिए। लेकिन पूरी दुनिया कहती है हम एक एक के साथ कैसे करेंगे, और ट्रंप के आगे बार्गेनिंग पावर एज ए इंडिविजुअल किसी की नहीं है। तो पूरी दुनिया चाहती है कि हम तो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क को ही फोकस करेंगे। ट्रंप साहब कहते हैं नहीं, हम यूनिलैटरल को फोकस करेंगे। ये एक विवाद का मुद्दा है जिसको लेकर ट्रंप साहब काफी खफा हैं, क्योंकि अगर डब्ल्यूटीओ या पूरी दुनिया एकजुट हो जाती है ट्रंप के खिलाफ और उनके टैरिफ एजेंडा के खिलाफ, तो जो अमेरिका की दादागिरी है वर्ल्ड मार्केट में, उस पे चोट पड़ती है। तो एक ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर ट्रंप साहब खफा है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप ने यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए कि हम आपके लिए सैंक्शंस लगा रहे हैं, हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर आपने अफ्रीका मतलब कि रशिया से डील किया, ईरान से डील किया और उनसे अगर तेल खरीदा, तो हम आप पे भी सैंक्शन लगा देंगे। तो जो यूनिलैटरल सैंक्शन लगाने की जो दादागिरी का तरीका है ट्रंप का, ये दुनिया को पसंद नहीं आ रहा है। इस पे भी उन्होंने डिक्लेरेशन में ये कहा है कि वी स्ट्रांगली कंडेम यूनिलैटरल सैंक्शंस एंड सेकेंडरी सैंक्शंस व्हिच विल इंपैक्ट हेल्थ,
फूड सिक्योरिटी एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये एक इशू था, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि भाई, ट्रंप ने कहा कि मैक्सिमम प्रेशर हम डालेंगे ईरान पे, वेनेजुएला पे, चाइना पे, रशिया पे, लेकिन ब्रिक्स नेशन ने कहा कि नहीं जी, ये नहीं चलेगा। आप दादागिरी नहीं कर सकते, आप यूनिलैटरली नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ज्यादातर देश ब्रिक्स के मेंबर हैं। अब अगर ईरान को देखें, चाइना देखें, रशिया देखें, आज सब ब्रिक्स के मेंबर हैं। इसीलिए अब उनको ये लग रहा है कि अगर ये ब्रिक्स लोग इकट्ठे हो गए, बाजार इनके पास है, रॉ मटेरियल इनके पास है, तो ये तो सैंक्शन प्रूफ ब्लॉक हो जाएगा। मतलब हम ब्रिक्स नेशन पे अगर सैंक्शन लगा भी देंगे, तो ये तो आपस में ट्रेड कर लेंगे, तो मेरी कौन सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल की बात है, रशिया दे देगा, ईरान दे देगा। टेक्नोलॉजी की बात है, रशिया दे देगा, चाइना दे देगा। मैन पावर की बात है, इंडिया दे देगा। फूड सिक्योरिटी की बात है, काफी हद तक रशिया दे देगा, इंडिया दे देगा। हमें अमेरिका चाहिए क्यों? हमें अमेरिका चाहिए सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर। अब इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए क्योंकि वहां पे डॉलर चलता है, सारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में है, या यूरोपियंस उसमें हावी है। इसको लेके भी ब्रिक्स ने एक डिक्लेरेशन पास किया है, कॉल फॉर डी डॉलराइजेशन एंड अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम। अब पूरे एग्रीमेंट में डॉलर कहीं वर्ड नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा। डी डॉलराइजेशन का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि आंख में उंगली डाल के काम करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहा गया है कि वी विल लुक इनटू लोकल करेंसी ट्रांजैक्शंस। अब जैसे युआन में है, इंडियन रुपी में है, रूबल में है, कोई और है। कुल मिला के कहना यह है कि क्या हम लोकल करेंसी में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि भाई, अगर हमने चाइना से इंपोर्ट करना है $100 बिलियन का, एक्सपोर्ट करना है $40 बिलियन का, तो ये तो हमने ऑफसेट कर दिया, और जो बाकी करेंसी है वो हम युआन ले लें। और मान लीजिए ईरान को चाहिए, तो हम पेट्रोल वहां से खरीदें, युआन में पे करें, और ईरान फिर जो चाइना से खरीदे वो युआन पे करके चाइना से खरीद ले। ये नेटवर्क अगर बन जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें डॉलर क्यों चाहिए। इस बात से भी ट्रंप साहब खफा हो गए कि साहब, अगर ये लोग इकट्ठे हो गए, तो जो मैं डॉलर को दिखा के या बैंकिंग सिस्टम को दिखा के दादागिरी करता था, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो लोकल करेंसी पे फोकस, अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम पे फोकस से यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, खासकर डॉलर के ऊपर, वो कम हो जाएगी। इससे अमेरिका की जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो कम होगा, और इससे जो कंट्रोल है फाइनेंशियल वर्ल्ड का, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने जो कंट्रोल बना रखा है वो खत्म होगा। और इससे सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को ये है कि अब हम सैंक्शन बिल नहीं लगा पाएंगे, हमारी जो दादागिरी है वो भी खत्म हो जाएगी। ये एक टेंशन है जो ट्रंप साहब को खाए जा रहा है। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट बात हुई इसराइल को लेकर, ये कहा गया कि जो मिलिट्री एक्शन किया गया ईरान के ऊपर वो गलत था। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो गाजा का एरिया है वो इंटीग्रल पार्ट है पैलेस्टाइन एरिया के लिए। अब कहने का मतलब ये है कि दोनों मुद्दे पे, चाहे वो गाजा हो चाहे ईरान हो, जो डिक्लेरेशन है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जाता है। इस बात को लेकर वो तिलमिला रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा कि भाई ईरान खराब है, लेकिन ईरान के साथ पूरा ब्रिक्स नेशन ग्रुप खड़ा हो गया। तो जिस तरह की जो डिप्लोमेटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ब्रिक्स के थ्रू, जो डिफाइंस क्रिएट कर रहे हैं कि हम ट्रंप के व्यूज को नहीं मानते, उससे जो एक ट्रेडिशनल दादागिरी का माइंडसेट था यूएस का, उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। और एक ही चीज नहीं, कई लेवल पे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 31 पेज का डॉक्यूमेंट आप पढ़िएगा। जरूरी नहीं है कि किताब की तरह एक ही बार में पढ़ना है, एक एक दो दो पेज भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हो सकता है ऐसे बहुत सारे डायमेंशन हो जो आने वाले दिनों में आपके बिजनेस को भी प्रभावित करें। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर। पूरी दुनिया, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ा जोर शोर से डेवलपिंग वर्ल्ड पे प्रेशर डालता था कि आप कार्बन कंट्रोल करिए, कार्बन फुटप्रिंट कम करिए, वाटर फुटप्रिंट कम करिए। लेकिन खुद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अभी बिग ब्यूटीफुल बिल है जिस पे मैंने चर्चा करी थी मेरे पिछले वीडियोस में, साफ साफ उन्होंने कह दिया मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, मैं ये सब जो सब्सिडी और सपोर्ट है हटा रहा हूँ। ना मुझे उसमें R&D में पैसा लगाना है, ना सपोर्ट सब्सिडी देनी है। मेरे लिए तो ड्रिल बेबी ड्रिल कॉन्सेप्ट बढ़िया है। हम तेल निकालेंगे, तेल बेचेंगे, तेल से चलती हुई
पॉल्यूशन करें या ना करें, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गैसोलीन पे ही चलेगी, इस बात को लेकर वो बहुत क्लियर है। तो जब ये पूरा मुद्दा हुआ तो जो क्लाइमेट चेंज रेगुलेशंस दूसरी तरफ जो यूरोप बना रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा उसको टाइट किए जा रहे हैं। ट्रंप साहब दूसरी तरफ से अपना सपोर्ट हटाए जा रहे हैं। तो इसको लेके भी जो ब्रिक्स नेशन का डिक्लेरेशन है, ये काफी सख्त है। तो उन्होंने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, इस बात को भी हमें समझना होगा। इसके बाद जो इशू आता है वो है ग्लोबल गवर्नेंस को लेके। अक्सर ये कहा गया है कि जितनी भी यूएन बॉडीज हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब में अमेरिका और वेस्टर्न पावर ने अपना दबदबा कर रखा है। जो साउथ, ग्लोबल साउथ के अगेंस्ट है, ये अपनी मनमर्जी करते हैं, जो कंफर्टेबल नहीं होता वहां वीटो कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो मल्टीलैटरल सिस्टम है वो अमेरिका की विश लिस्ट से चलता है, जो उचित नहीं है। इसीलिए ब्रिक्स में ये कहा गया है कि इनमें रिफॉर्म किया जाए और डेवलपिंग नेशंस का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसका भागीदारी बढ़ाई जाए। अब ट्रंप साहब इससे भी खफा हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि साहब किसी भी तरह से उनका जो दबदबा है वो कम हो, अमेरिका का दबदबा जो है कम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो चाइना, इंडिया, ब्राजील, अगर ये 3 ब्रिक्स मेंबर अगर सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाते हैं और इनको वीटो पावर मिल जाता है, तो फिर अमेरिका का क्या चलेगा। कहने का मतलब ये है कि फिर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डेवलपिंग नेशंस के पास हो जाएगा, ना कि जो अभी इन्होंने वेस्टर्न पावर्स के पास रखा हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती ट्रंप साहब को लग रही है। इसके अलावा ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर भी वो परेशान है कि भाई अभी तक तो आपने 5 लोग थे, अब आपने उसको 11 बना लिए। इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथोपिया एक्सेट्रा को आपने जोड़ लिया। अब उस स्थिति से क्या हुआ कि अब 45% जो आबादी है वो ब्रिक्स के साथ हो गई। दुनिया का 36% जो जीडीपी है वो ब्रिक्स नेशन में आ गया। तो मतलब ये अपने आप में एक बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। और साथ ही साथ चाहे वो G7 हो, नेटो हो, क्वाड हो, अब इनका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ पे या तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है नेटो और G7 में, और क्वाड में जापान, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जिनकी अब जो ट्रेड पॉलिसी है अमेरिका की उससे वो बन नहीं रही। अभी और देश जुड़ना चाहते हैं, जैसे इंडोनेशिया है, उनको जोड़ा गया, और कई देशों को इनवाइट किया गया। तो स्ट्रैटेजिकली अगर ब्रिक्स के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और कई और बड़े देश जुड़ जाते हैं, तो पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स है वो G7 से हटके या G20 से हटके ब्रिक्स पे आ जाएगा। और जब ब्रिक्स पे आ जाएगा, ये अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे, अपना बैंकिंग सिस्टम बनाएंगे, अपना ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाएंगे, अपनी करेंसी की बात करेंगे, लोकल करेंसी की बात करेंगे। तो फिर अमेरिका किससे डील करेगा। और ये सारे देश किसी ना किसी चीज में सक्षम हैं। हमें अमेरिका से ये टेक्नोलॉजी आज रशिया और चाइना दे सकते हैं, ब्रिक्स के बाकी मेंबर दे सकते हैं, इंडिया दे सकता है। एग्रीकल्चर की बात है तो इन सबके पास लैंड है, एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट है, तो अमेरिका को वो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ही चीज है करेंसी प्लेटफॉर्म्स। अगर करेंसी के अंदर ब्रिक्स ने अपना एक सेंट्रल बैंक बना दिया और वायर ट्रांसफर से काम शुरू कर दिया, तो काफी हद तक यूएस के डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और वो ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के उठेगा। इसके अलावा जो बार बार कहा जा रहा है कि जो अमेरिका जो ट्रेड और फाइनेंस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, जिस पे मन किया सैंक्शन लगा दिया, जिस पे मन किया उसके साथ ट्रेड ब्लॉक कर दिया, जिस पे मन किया टैरिफ बढ़ा दिया, घटा दिया, ये जो वेपनाइजेशन ऑफ मार्केट्स है, ट्रेड और फाइनेंस है, इसके ऊपर जो ब्रिक्स की पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है कि हम ये चीजें सही नहीं मानते हैं और इसको कैसे कम किया जाए, इस पे हमें काम करना है। और सीधी सी बात है, ब्रिक्स ने पहले तो ये कह दिया ये सब डीलेजिटिमाइज है, ये सही तरीका नहीं, ये WTO के खिलाफ है, यूएन सैंक्शंस के जो तरीके हैं उनके खिलाफ है, आप मनमर्जी कर रहे हो, ये मल्टीलैटरल दुनिया के खिलाफ नहीं है। ट्रंप साहब कहते हैं नहीं, मल्टीलैटरल नहीं होना चाहिए, यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ब्रिक्स कहता है नहीं, हम यूएस डोमिनेटेड नहीं मानते, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड मानते हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस हो गया है ट्रंप और ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में। इसीलिए उन्होंने ये धमका दिया है कि आप जो भी
देश अगर ब्रिक्स के साथ जुड़ेगा, काम करेगा, हम उस पे एडिशनल 10% टैरिफ लगा देंगे। ये उन्होंने अभी से धमकाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि ब्रिक्स की बढ़ती हुई ताकत अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को लग रहा है कि अब हमारी दादागिरी दुनिया पे ज्यादा दिन नहीं चलेगी। 5-7 साल और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होंगी, जैसे जैसे हम करेंसी का अल्टरनेट मॉडल निकाल लेंगे, बहुत तेजी से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम होगा। जिस दिन डॉलर और अमेरिकन या वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम से दुनिया हट जाएगी या हटने का प्रयास करेगी, उस दिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफी हद तक खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। लेकिन और बहुत सारे मुद्दे हैं, हेल्थ के हैं, फूड के हैं, R&D के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, जो सिविल एरियाज में कोऑपरेशन की बात है, बहुत सारी बातें हैं। 31 पेज काफी रिच लिटरेचर है एक हिसाब से, जो सबको पढ़ना चाहिए, जो इंटरनेशनल ट्रेड में है या जो डिप्लोमेसी में है या जो रिसर्च में है, इकोनॉमिक पॉलिसीज में है, उनके लिए एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने विचार रखिए कि आने वाले दिनों में ब्रिक्स किस तरह से भारत के लिए और महत्वपूर्ण हो सकता है और भारत को किस तरह से रोल प्ले करना चाहिए। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।